हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं अरविंद अरोड़ा के बारे में, जो पहले एन अकेडमी में टीचर थे केमिस्ट्री के। फिर ये यूट्यूब पे आए और बन गए मोटिवेटर। भाई साहब, इनका वीडियो देखने के बाद मेरे माइंड में तरह तरह का सवाल आने लगा, तो इसलिए मैं इनके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखिए, दिल और फेफड़े और गुर्दे पे ना लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पेशाब करते वक्त हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि आपकी चंद्र नाड़ी या ईड़ा नाड़ी चलनी चाहिए। इससे ना ही कभी किडनी स्टोन होता है और ना ही यौन क्षमता में कमी आती है। यानी पेशाब करते समय आपके बाएं नाक से सांस आनी जानी चाहिए। जनरली प्राकृतिक तौर पर होता है, पर अगर नहीं हो पा रहा है तो दाईं करवट लेके 5 मिनट सो जाइए। अपने आप आपकी ईड़ा नाड़ी चलने लगेगी। पुराने जमाने में जनेऊ पहनने वाले लोग पेशाब करते वक्त उसे अपने कान में लपेट लेते थे। आजकल तो ये सिर्फ रस्म बन के रह गया, लेकिन पुराने जमाने में जनेऊधारियों को यह पता होता था कि लेटे बिना सिर्फ जनेऊ से कान दबा के कैसे नाड़ी बदली जाए, ताकि जब पेशाब करने की बारी आए तो सिर्फ ईड़ा नाड़ी ही चले, यानी कि आपके बाएं नाक से ही सांस अंदर बाहर हो, ताकि किडनी स्टोन जैसी बीमारियां जिंदगी में कभी छुए ही नहीं। ईड़ा नाड़ी से पेशाब और किडनी स्टोन, अरविंद अरोड़ा की बहियात ज्ञान की धारा। अब नाक से सांस लेने का भी लाइसेंस बनेगा क्या? ईड़ा और पिंगला नाड़ी योग शास्त्र की अवधारणाएं हैं, पर इनका किडनी से उतना ही लेना देना है जितना अरविंद अरोड़ा के तर्क से। साइंस विशेष शास्त्र रियलिटी चेक करते हैं। किडनी स्टोन क्यों होता है? ज़्यादा नमक खाना, कम पानी पीना, ज़्यादा ऑक्सीलेट या कैल्शियम वाले पदार्थ, नाक से सांस लेना लिस्ट में कहीं नहीं है। पेशाब करते वक्त हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि आपकी चंद्र नाड़ी या ईड़ा नाड़ी चलनी चाहिए। इससे ना ही कभी किडनी स्टोन होता है और ना ही यौन क्षमता में कमी आती है। अब रियलिटी चेक करते हैं, ईड़ा नाड़ी क्या है? यह एक ऊर्जा मार्ग है, ना कि कोई नली जिसमें पेशाब रुक जाए। यह सिर्फ योग साधन में सिंबॉलिक मेटाफोरिक रूप में उपयोग होता है। मेडिकल साइंस में ऐसा कोई नाड़ी नहीं होती जिसमें पेशाब कंट्रोल होता हो। पुराने जमाने में जनेऊ पहनने वाले लोग पेशाब करते वक्त उसे अपने कान में लपेट लेते थे। अब आते हैं जनेऊ कान में लपेटो और पेशाब कर। यह धार्मिक रिवाज है, कोई बायोलॉजिकल जुगाड़ नहीं है। जनेऊ कान में लपेटने का कोई फिजियोलॉजिकल कनेक्शन नहीं है। पेशाब प्रोस्टेटेड या किडनी से नहीं है, वरना डॉक्टर पेशाब से पहले कान में ईयरफोन नहीं जनेऊ घुसाते। अरविंद अरोड़ा पेशाब के नाम पर ईड़ा नाड़ी और चमत्कार सांसों की, ये क्या है सर? मतलब कुछ भी, मतलब आपको सब लोग पसंद करते हैं तो कुछ भी परोस देना है। आप अस्पताल जाते हैं तो इतनी जल्दी थक क्यों जाते हैं? कभी आपने गौर किया है? चलो सांस का एक और रहस्य आपके सामने खोलता हूँ। देखो, क्या आपको पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो इसमें हवा के अलावा एक रहस्यमयी चीज भी होती है, और वो सिर्फ हवा नहीं है जिसकी वजह से हम लोग जिंदा रहते हैं। हवा तो बस उस रहस्यमयी चीज को समाये हुए है। हवा एक कैरियर की तरह काम करती है ताकि वो रहस्यमयी तत्व हमारे शरीर तक पहुंचे, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। जर्मनी के मशहूर डॉक्टर विलियम रेक का कहना है कि हवा तो सिर्फ सांस का आधार है, लेकिन इसके भीतर एक रहस्यमयी तत्व होता है, और ये तत्व भौतिक नहीं है, जबकि हवा तो भौतिक होती है। डॉक्टर विलियम ने इस तत्व को ऑर्गन एनर्जी नाम दिया है, और भारतीय शास्त्रों में इसे प्राण कहा जाता है, जो हवा के माध्यम से प्रवाहित होने वाली दिव्य ऊर्जा है। इसे आप महसूस भी कर सकते हैं। जैसे आप कभी अस्पताल जाएं तो आप महसूस करेंगे कि आप काफी जल्दी थक गए। कारण है कि अस्पताल में बीमार आदमी को प्राण ऊर्जा की जरूरत होती है, और वो आसपास के स्वस्थ लोगों से उस प्राण ऊर्जा को लेता है। आपको लगेगा कि आपके अंदर से कुछ चूसा जा रहा है, इसलिए अस्पताल जाने पर आप जल्दी थक जाते हैं। अस्पताल नहीं है, हॉरर हॉस्पिटल है। फीट फेक साइंस, विलियम रिच और शुद्ध गप्पर ज्ञान। मतलब अस्पताल गया ही नहीं, सामने वाले ने सांसों से ही लूट लिया। अरे भाई, आईसीयू में लोग हॉस्पिटल के बिल नहीं, तुम्हारी आत्मा भर रहे हैं क्या? आप अस्पताल जाते हैं तो इतनी जल्दी थक क्यों जाते हैं? कभी आपने गौर किया है? चलो सांस का एक और रहस्य आपके सामने खोलता हूँ। देखो, क्या आपको पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो इसमें हवा के अलावा एक रहस्यमयी चीज भी होती है, और वो सिर्फ हवा नहीं है जिसकी वजह से हम लोग जिंदा रहते हैं। हवा तो बस उस रियलिटी चेक करते हैं, साइंटिफिक फैक्ट। थकावट का असली कारण क्या है अस्पताल में? फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, सैनिटाइजर और केमिकल की गंध, और तो और इमोशनल कनेक्शन, लैक ऑफ वेंटिलेशन एंड टू मच ब्लू व्हाइट लाइट, स्टेरियो इन्वायरमेंट। प्राण ऊर्जा चूसने जैसी किसी घटना का कोई फिजियोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। जर्मनी के मशहूर डॉक्टर विलियम रेक का कहना है कि हवा तो सिर्फ सांस का आधार है, लेकिन विलियम रिच और ऑर्गन एनर्जी की असलियत हम आपको बताएंगे। विलियम राइक एक कंट्रोवर्शियल साइकोएनालिस्ट हैं। उनकी ऑर्गन एनर्जी थ्योरी को स्यूडो साइंस यानी नकली विज्ञान घोषित किया गया है। अमेरिका में उनकी डिवाइसेज FDA ने जब्त करवाई, क्यों? वो झूठे दावे कर रहे थे। 1956 में रिच को जेल भेजा गया और उनकी वहीं मौत हो गई। कारण है कि अस्पताल में बीमार आदमी को प्राण ऊर्जा की जरूरत होती है, और वो आसपास के स्वस्थ लोगों से उस प्राण ऊर्जा को लेता है। आपको लगेगा कि आपके अंदर से कुछ चूसा जा रहा है, इसलिए अस्पताल जाने पर आप जल्दी थक जाते हैं। अब आते हैं बीमार लोग प्राण ऊर्जा चूसते थ्योरी पर। भाई साहब, यह हॉस्पिटल है या कोई एनर्जी एम्पायर? शास्त्रों को भी दुर्गति मत करो। प्राण शब्द का योग और
आयुर्वेद में आध्यात्मिक महत्व। अरे भाई, हवा एक कैरियर नहीं, गैस मिक्सचर है जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 और पानी के वापर होते हैं। अस्पताल में थकते हो क्योंकि वहाँ का माहौल भारी होता है, ना कि बीमार आदमी तुम्हारा जान खींच रहा है। विलियम रिच एक फेक साइंटिस्ट था, इस पे भरोसा ना करें। तुलसी के पत्ते को चबाना क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि तुलसी में मरकरी यानी कि पारा होता है, जो हमारे लिए पॉइजनस होता है। तुलसी के पत्ते को चबाने से दांत खराब हो जाते हैं, इसलिए तुलसी के पत्ते को या तो गंगा जल में या चरणामृत में या पंचामृत में डालकर पिया जाता है। लिक्विड फॉर्म में उसको डाइल्यूट किया जाता है। उसका भी एक प्रोसेस होता है, उसको आयुर्वेद में एक तरीके से प्रोसेस करके फिर उसके अर्क को पिया जाता है, चबाया नहीं जाता है। रियलिटी चेक करते हैं। साइंस बोलता है पहले कि तुलसी में पारा मरकरी नहीं होता। तुलसी ओसिमम सैंक्टम में मरकरी नाम का कोई हैवी मेटल प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। इसके केमिकल कंपाउंड में यूजोनॉल में उर्सोलिक एसिड, लिनालुल एंड ऑक्सीडेंट जो पाए जाते हैं। तथ्य है कि तुलसी चबाने से दांत खराब नहीं होते। तुलसी में हल्का एसिड ऑयल होता है जो एंटीबैक्टीरिया होता है। आध्यात्मिक मात्रा में अगर रोज सेवन किया जाए तो थोड़ा सा असर कर सकता है, लेकिन वही बात नींबू, इमली और संतरे पर भी लागू होती है। तो क्या आप संतरा खाना भी बंद कर देंगे? है उसको आयुर्वेद में एक तरीके से प्रोसेस करके फिर उसके अर्क को पिया जाता है, चबाया नहीं जाता है। इसलिए बी केयरफुल। छोटी सी आयुर्वेद में क्या लिखा है तुलसी के बारे में? तुलसी को सर्व रोगी निवारणी कहा गया है। आयुर्वेदिक में तुलसी के पत्ते को सिर दर्द, जुखाम, बुखार, पाचन आदि में सीधे सेवन की सलाह दी गई है, लेकिन अरविंद अरोड़ा के बातों में भारी मात्रा में बकवास तत्व पाया जाता है। तुलसी पॉइजन है, 200% झूठ। पत्ते को या तो गंगा जल में या चरणामृत में या पंचामृत में डालकर पिया जाता है। तुलसी को पंचामृत में डालो वरना दांत घुल जाएंगे। अरविंद अरोड़ा भूल भुलैया डेंटल। तुलसी में पारा नहीं होता, तुलसी में पॉइजन नहीं होता, तुलसी चबाना सेफ है। भाई ये खतरनाक है। अगर आपके अंदर जाने वाली सांस एकदम ठंडी है और बाहर आने वाली सांस इतनी गर्म है कि आग की तरह आपको लगे, तो बड़े से बड़ा डॉक्टर भी आपको मौत के मुंह से बचा नहीं सकता। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र में लिखी है। शास्त्र कहते हैं, हुंकारो शीतलो यस्य फुत्कारो वहवी सनिभः महावैद्यो भवध्यस्य तस्य मृत्यु भवे ध्रुवम। यानी कि जिस व्यक्ति की अंदर जाने वाली सांस शीतल हो और छोड़ी जाने वाली सांस अग्नि की भांति गर्म हो, उसे मृत्यु से बड़ा चिकित्सक भी नहीं बचा सकता। मतलब थ्योरी नहीं, नाक मीटर से चेक होगा कि आप मरने वाले हो या नहीं। चलिए रियलिटी चेक करते हैं। साइंस विशेष शास्त्र। सांस गर्म और ठंडी होती है क्यों? जब हम सांस लेते हैं तो आमतौर पर हवा बाहर की होती है और बाहर की हवा हमेशा ठंडी होती है। सांस छोड़ते समय वो हमारे फेफड़े से निकलती है और हमारे शरीर के गर्माहट से वो सांस थोड़ी गर्म हो जाती है। ये सभी इंसानों में समान प्रक्रिया है, चाहे बच्चे हो या बूढ़े। अरविंद अरोड़ा हमेशा कोई ना कोई फैक्ट लेके आते हैं और बोलते हैं कि शास्त्र में बताया गया है, पर आज तक कोई प्रूफ नहीं दिखाते हैं कि सच में कहाँ लिखा हुआ है। क्या सांस का तापमान मौत के संदेश होता है? नहीं, नॉर्मल सांस हमेशा बाहर गर्म ही महसूस होती है। जब ऐसी बात है तो सर्दियों में सबकी मौत पक्की है और गर्मियों में सांस बाहर छोड़ते ही सब भस्म। ये बात शास्त्र की नहीं है, आपकी अकल की बत्ती गुल हो चुकी है। शास्त्र में लिखा है कहकर सिर्फ साइंस फैलाना बहुत खतरनाक है। और अरविंद अरोड़ा सर ऐसा ना करें, अब बस करिए, कितना फेंकिएगा। सब मिलकर बोलिए अरविंद अरोड़ा सर अब बस करो। इंटरकोर्स के टाइम सिर्फ एक सांस का आकलन करके आप ये पता लगा सकते हो कि अभी इंटरकोर्स से आपको बच्चा पैदा होगा या नहीं, स्पेशली लड़का होगा या नहीं। पर कैसे? देखो, स्त्री के टाइम आने के 5वें दिन यदि आप इंटरकोर्स करते हैं और उस समय स्त्री की ईड़ा नाड़ी यानी कि चंद्र नाड़ी अगर चल रही हो, यानी कि लड़की बाएं नाक से अगर सांस ले रही हो और पुरुष दाएं नाक से सांस ले रहा हो, यानी कि पुरुष की सूर्य नाड़ी अगर चल रही हो, तो उस समय समागम करने से पुत्र पैदा होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भी शास्त्रों में लिखा है। अब ये क्या परोस दिए सर? मतलब ऐसा भी होता है क्या? भाई साइंस कहता है कि बेटा हो या बेटी एक्स और वाई के क्रोमोजोम पर निर्भर करता है, और अरविंद अरोड़ा सर के तो अलग ही थ्योरी होता है। हर चीज में शास्त्र घुसा। इंटरकोर्स के टाइम सिर्फ एक सांस का आकलन करके आप ये पता लगा सकते हो कि अभी इंटरकोर्स से आपको बच्चा पैदा होगा या नहीं, स्पेशली लड़का होगा या नहीं। पुरुष की दाएं नाक और स्त्री की बाएं नाक से हवा निकले तभी बेटा होगा। क्या लॉजिक है सर? बायोलॉजी में कितना सिंपल से बताया गया है। अगर लड़का हो तो YX और लड़की हो तो XX। और सर का थ्योरी है कि बाएं नाक से सांस लो और दाएं नाक से सांस लो, फिर तुम्हें बेटा का प्राप्ति होगा। शास्त्र के नाम लेकर बच के निकल जाते हैं और इनको ये नहीं पता है कि साइंस अभी जिंदा है। पहले वाला गया झाड़ फूक वाला जमाना। सर छोड़िए वो सब बात, अच्छे वीडियो बनाइए। हम भी आपको फॉलो करते हैं और आपको अच्छा मानते हैं। क्या ये सब फालतू का वीडियो बनाते रहते हैं? हेलो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।